नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी और 71 बीपीएससी पीटी को लेकर, प्रीलियम एग्ज़ाम को लेकर, पीटी एग्ज़ाम जो होता है उसको लेकर गाइडेंस का ये पहला वीडियो होगा, जिसमें हम लोग किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल वीडियो होगा, एक भी मिनट, नॉट अ सिंगल सेकेंड आपका बर्बाद नहीं जाएगा जब तक वीडियो चलेगा। देखिएगा अंत तक। और जो भी इसमें आपकी सुविधाएं हैं उसकी के लिए मैंने बुक वगैरह भी डाल दी हैं। जो भी आपको दिक्कत आती हैं, सिलेबस मैंने बताया है, प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ किस प्रकार से आपको और कब करना चाहिए, और पीटी के क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और 71 बीपीएससी के लिए भी होगा, 71 बीपीएससी के रिगार्डिंग भी, पीटी के रिगार्डिंग हम लोग इसमें बुक लिस्ट को देखेंगे। लेकिन 71 बीपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी मैं आपको सब्जेक्ट गिनाऊँ उसमें रेफरेंस बुक मैं आज दिखाऊंगा, उसके साथ आप एनसीईआरटी को खुद ही जोड़ लेना, क्योंकि आप 71 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इन सभी चीज़ों को डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, उसके पश्चात शुरू करेंगे। क्या है वो जानकारी? 71 बीपीएससी को लेकर पेड ग्रुप हमारा आंसर राइटिंग का शुरू होने वाला है, जिसमें एनसीईआरटी का आंसर राइटिंग करेंगे, उसके अलावा GS1, GS2, निबंध, इन सभी के आंसर राइटिंग करेंगे। और आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन का PDF वगैरह भी मिल जाता है। अभी अगर पेड ग्रुप की बात करें तो 70 बीपीएससी के लिए GS2 का पेड ग्रुप एक चल रहा है और एक करंट अफेयर का पेड ग्रुप चल रहा है। तो अगर आपको उसमें जुड़ना हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर पेड न्यूज़पेपर डिस्कशन का PDF के लिए जुड़ना हो तो उसके लिए भी बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सिलेबस से शुरू करते हैं, डिटेल बुक लिस्ट और हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब मैं कह रहा हूँ तो डिटेल में ही होगा वीडियो थोड़ा सा, तो ध्यानपूर्वक अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सिलेबस और बुक लिस्ट तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सबसे पहला जो आपको एक चीज़ मैं आज से बता देता हूँ, अपना एक माइंडसेट डेवलप कर लीजिएगा कि पीटी एग्ज़ामिनेशन में अगर बहुत ख़राब पेपर आता है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन पेपर आता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन पेपर आता है, इस प्रकार से 69 में आ गया था। 69 में अनएक्सपेक्टेड पेपर था। वो पेपर कठिन से भी ज़्यादा सरप्राइज़ था उसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे उसकी प्रैक्टिस करके गए ही नहीं थे। तो भी आपको कितना भी ख़राब से ख़राब पेपर आएगा, यूपीएससी लेवल का तो नहीं ही होगा, तो भी आपको 120 के आसपास अप्रॉक्स जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। मिनिमम 120 के आसपास। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से हैं तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 90 से 95, 98 या SDM वगैरह की सीट आती है तो आपको उससे भी ज़्यादा मार्क्स उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ हाई चला जाता है कितनी बार SDM और DYSP का सीट ऐड होने से। तो 120 अगर आप क्वेश्चन करते हैं, कितने भी आप 30 मार्क खां और बहुत ही होशियार स्टूडेंट हैं, तो उसमें से 10 से 15 सवाल तो आप गलत करेंगे ही। मान लीजिए आपका 15 गलत हो तो 105 पर आ गए आप, और 5 नंबर नेगेटिव कर दीजिए 5 का, तो लगभग में 100 के आसपास में आपका मार्क्स बनेगा, जो भी बॉर्डर मार्क्स होता है। बॉर्डर पर ही हैं आप, कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। इस माइंड के साइड के साथ तैयारी कीजिएगा कि मेरा जो मार्क्स है वो 100 प्लस में होना चाहिए पीटी में, नेगेटिव मार्किंग काट के। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप हल्के में ले रहे हैं चीज़ों को। 100 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना ये आसान नहीं होगा, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ये जो 4 महीने आने वाले हैं, ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य 4 मंथ होगा। अगर आप 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बहुमूल्य समय नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सबसे शुरुआत में यही बताया कि कितने सवाल आपको अटैम्प्ट करने हैं, और उसमें स्ट्राइक रेट आपका कितना होना चाहिए। 120 में से 15 ही मात्र गलत करना बहुत बड़ी बात होती है। 120 में से इतने ख़राब स्थिति हो जाती है बच्चों की, 50-50 नेगेटिव मार्क के आते हैं, तो वो तो भूल ही जाएं सिलेक्शन पीटी में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन सही संख्या में अटैम्प्ट भी करना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट के लिए और भी ज़्यादा मुकाबला कठिन होने वाला है। 75% रिजर्वेशन रहेगा, बाकी सभी कैटेगरी के लिए बहुत कठिन होने वाला है। तो पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि एग्ज़ाम किस परिदृश्य में देने जा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूँ, डरने की चीज़ ही नहीं है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको वास्तविक स्थिति पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेबस को, उसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, फिर बुक लिस्ट पर आ जाएंगे, डिटेल बुक लिस्ट को कवर कर लेंगे। ओके, देखिए अगर सिलेबस की बात करें तो बीपीएससी जिस प्रकार की संस्था है, आयोग है,
उसने अपने हिसाब से इस सिलेबस रखा है, आज तक अपडेट नहीं किया गया है। मेंस के सिलेबस में तो इन्होंने अभी तक निबंध को लिखा तक नहीं है। इतने ज़्यादा ये लोग आलसी इंसान हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, लेकिन बहुत आलसी हैं। इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। पीटी का सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। वो क्या है? तो है अनडिफाइंड। कुछ नहीं लिखा हुआ है पीटी के सिलेबस में, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है। पीटी का सिलेबस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो कुछ भी पूछा जा सकता है। पिछली बार उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड के नाम पूछ लिए थे बीपीएससी में। बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बड़े बड़े ब्रांड के नाम पूछे गए थे, जूते और कपड़ों और इन सब चीज़ों के ब्रांड के नाम पूछे गए थे। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप केवल किताबों उन्मुखी बच्चा ना रहें, बल्कि दुनियादारी के उन्मुख बच्चे भी रहें। रूम में बैठकर केवल तैयारी ना करें, बल्कि दुनिया में क्या चल रहा है उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए। दो चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे पीटी में। एक क्वेश्चन उन्होंने बड़ा ही शानदार से दिया, जिसमें एक वर्ड दिया हुआ था, उसको फुल फॉर्म बताना था। जैसे पीपीबी मान लीजिए, ऐसे ही अटेंडम मैंने किया है, इसका फुल फॉर्म बताना था। अब वहाँ पर ऑप्शन दे दिया था उन्होंने, फुल फॉर्म तो किसी भी वर्ड का एक ही होगा, यानी कि वो आपसे ट्रिक पर खेलेंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो होंगे तो बहुत आसान, लेकिन वो लेंदी बना करके देंगे आपको। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस तो इसका बहुत ही ज़्यादा अनडिफाइन है, बहुत ज़्यादा अनडिफाइन है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के तरीक़ों में और एग्ज़ाम से पहले पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा डायनेमिक रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर में क्या चल रहा है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, खेल में क्या चल रहा है, ये खुद के तरफ से एक जागरूक नागरिक के तौर पर आप एग्ज़ाम दें, ये आपसे वो चाह रहा है। अब कोई ब्रांड के नाम तो रट के नहीं जाएगा ना एग्ज़ाम में, लेकिन सवाल में उन्होंने पूछा ना। अब इस बार कोई कोचिंग वाला अगर ब्रांड का नाम रटवा रहा है तो इस बार नहीं पूछा जाएगा वो एग्ज़ाम में आपसे, कुछ और पूछ लेगा। हो सकता है फुटबॉल लीग में जो अलग अलग लीग की टीमें होती उनके बारे में पूछ लिया जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा डायनेमिक रहिएगा, चीज़ों को समझते बूझते रहना है, आस पड़ोस देखते रहना, न्यूज़पेपर दुनियादारी से कनेक्टेड रहना है। ये तो हो गया करंट अफेयर। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है। सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, साइंस एंड टेक भी पूछा था इन्होंने, राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यहीं पर इन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल दोनों करंट अफेयर को लपेट लिया। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता। भारत का इतिहास जब इन्होंने बोला है तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री तीनों आ गए। जो पहली बार देख रहे उनके लिए इतना मैं डिटेल बता रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने बताया भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ। उसके अलावा क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन गवर्नेंस है यहाँ पर। पॉलिटिकल साइंस कई बार बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन गवर्नेंस पूछा जाता है आपसे। उसके अलावा देखिए क्या है, आर्थिक व्यवस्था, पूरी इंडियन इकोनॉमी आ गई, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर फंस सकते हैं आप। आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के बाद का लिखना है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें बिहार का योगदान। ये आपका हो गया पीटी का सिलेबस ख़त्म। कितने 150 सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ 150 शब्दों में इन्होंने सिलेबस तक नहीं लिखा है। आपको समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा अनडिफाइन है। आपके हाथ में क्या है, जो सिलेबस में जो बुक हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर अच्छा कमांड करके जाना और क्वेश्चन करने के टेक्निक को सीख कर जाना। एग्ज़ाम में कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे। मेरी बात को मानिएगा, मैं कोई उस तरह का शिक्षक नहीं हूँ जो फेंकता है, जो तुक्का लगाना सिखाता नहीं। लेकिन कई बार एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर सोचकर समझकर अपने पूरे जीवन भर का व्यक्तित्व कौशल सब कुछ लगाकर उसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो यानी कि सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस में सब कुछ है। भारत के संदर्भ में कुछ भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल करंट अफेयर में कुछ भी पूछा जा सकता है। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे जो इन्होंने अब थोड़ा सा डिफाइन किया है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव, अब इस शब्द को जरा ध्यान रखिएगा। दैनिक अनुभव का मतलब प्रैक्टिकल साइंस ये पूछेंगे जो अप्लाई होता है। उसके अलावा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुनिश्चित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका जवाब दे दे, ये अपेक्षा करते हैं। उसमें इन्होंने वैक्सीन के बारे में पूछा था। पढ़ा लिखा व्यक्ति वैक्सीन के बारे में बिल्कुल बता सकता है। आज के दौर में वैक्सीन चारों तरफ है, आपके रोज़ चर्चा में रहता है, क्यों ना पूछे भाई।
बताइए, इसलिए आपके सिलेबस में है। जिससे वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है, वैज्ञानिक विषयों का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया, ऐसा शिक्षित व्यक्ति भी, यानी कि आपको कह रहे हैं कि साइंस की कोई आपको डिटेल जानकारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ बेसिक जो सबको जानकारी होती किसी शिक्षित व्यक्ति को, उतना तो हम आपसे आशा करते हैं। एसिड बेस, प्रकाश, ध्वनि, ये सब चीज़ें आपसे आशा की जाती है और उसके बारे में आपको पूछा जाए। अप्लाइड, बार बार मैं कह रहा हूँ। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास के मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक, आर्थिक, भूगोल से संबंधित प्रश्न भी होंगे। पिछली बार भी इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा था। भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं भी शामिल होंगी। प्राकृतिक संसाधनों से 1 से 2 सवाल की गारंटी होती है, बिहार लेवल का पूछे या नेशनल लेवल का पूछे। भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक महत्व की व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारतीय योजनाएं, बिहार के संदर्भ में भी संबंधित जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर दे दें। ये सारा कुछ परीक्षार्थी जो होती है ना, उन्हीं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि गुरु बात इतनी सी है, जितने सब्जेक्ट बता रहे हैं उन सबको अच्छे से पढ़ के आ जाना, हम कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है, वो आपसे बोल रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अच्छे से पढ़ लेना। वो आपसे बोल रहे हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना। सामाजिक और आर्थिक भूगोल पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। उसके बाद से बोल रहे हैं कि बिहार से जोड़कर पढ़ना। ये सिलेबस में उन्होंने बोला है, लेकिन 69 बीपीएससी के पेपर में इन्होंने सिलेबस का पुड़िया बनाकर फेंक दिया। कई सारे ऐसे सवाल पूछे गए थे जो आज तक बीपीएससी के पैटर्न में शामिल नहीं था, लेकिन सिलेबस को अगर पूरी हम डिफाइन करें तो वो सिलेबस का अंतर्गत ही था। इसीलिए मैं आपको पहला शब्द और आखिरी बार ये बोलने जा रहा हूँ, आज के बाद कभी भी जीवन में बीपीएससी पीटी या यूपीएससी पीटी के पैटर्न को गेस करने की कोशिश कभी भी मत कीजिएगा कि इस बार साइंस से इतना सवाल पूछा है तो अगली बार भी पूछेगा। ऐसा कतई नहीं होने वाला। इस बार बिहार स्पेशल से नहीं पूछा गया तो अगली बार नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होने वाला। पिछली बार बिहार इकोनॉमिक्स में, बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक भी सवाल नहीं पूछा उन्होंने। इस बार हो सकता है कि 10 सवाल पूछ ले, कौन जान रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिलेबस को देखिए, पैटर्न को गेस मत कीजिएगा। आज के बाद से कोई भी अगर ये बोले कि इस सब्जेक्ट को पढ़ लो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको संपूर्ण रूप से सभी सब विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके आप पास करेंगे। ये था सिलेबस डिस्कस करने का मुख्य रूप से मोटिव। अब चलते कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके पश्चात हम लोग बुक लिस्ट पर जाएंगे। ओके, लेकिन एक चीज़ का और मैं बता देता हूँ। क्या बताना था मुझे, क्वेश्चन देखिए उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ क्या बताना है। देखिए क्वेश्चन नीचे से देखते चलते हैं, ऊपर की तरफ आएंगे, फिर मैं आपको कुछ विशेष जानकारी भी दूंगा। जैसे शिशु मृत्यु दर के बारे में ये सवाल पूछा गया था, ये कठिनतम सवाल था। ये आंसर सही गलत पता नहीं क्या है, ऐसे ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया किसी पेपर से। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में सवाल पूछा गया। कॉलेजियम व्यवस्था हम लोग कुछ दिन से डिस्कस करते हैं रोज, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती है, स्टेटमेंट होते हैं, जिनको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर आंसर कर सकते हैं। जैसे इसका दूसरा गारंटेड गलत था और तीसरा गारंटेड सही था। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये मैं सिखाऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी केवल क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। देखिए अगला क्या है, अगला दिया हुआ था किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। अनुसूचित जनजाति किनको घोषित किया जाता है, ये आपका एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया है। एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया है। अगला सवाल क्या था, दिवाला और शोधन अक्षमता जो बिल है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड जो था, उसके बारे में सवाल पूछा गया था। करंट अफेयर में है, 2016 ईस्वी में एक्ट पारित हुआ था, तब से ही चर्चा में है। उसके बाद है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया था। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है उसमें प्राकृतिक संसाधन आपको पढ़कर जाना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, इससे पहले ही पूछा गया है। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी का निर्माण, मानव पूंजी ज्योग्राफी आपके एनसीईआरटी जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने चिक कर चिल्ला कर पढ़ाया था। मानव पूंजी से सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, इसका कोई भी जो स्टेटमेंट था ना वो गलत नहीं था। तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक शब्द है क्वेश्चन में, शब्द ऑप्शन एलिमिनेट करने का सबसे शानदार तरीका होता है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है बेहतर व्याख्या।
सबसे सटीक व्याख्या कौन है? वैसे तो इसका आंसर तीसरा भी होना चाहिए था, समझ में आ रही है बात, लेकिन इसका केवल 4 जो दिया था वो इसीलिए दिया था क्योंकि इसमें सबसे बेहतरीन व्याख्या वही कर रहा है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि कई बार सवाल में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से आपका आंसर गलत होने से बच जाता है। यहाँ पर देखिए ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ था और ये अफ्रीका, अगर आपने करंट अफेयर को फॉलो किया होगा मेरे साथ में, जो न्यूज़ पेपर डिस्कशन मैं रोज़ करवाता हूँ, तो उसमें कितनी बार मैंने विक्टोरिया झील और ये पूर्वी अफ्रीका के देशों का मैपिंग करवाया है। सीधा सीधा पूछा जाता है पीटी एग्जामिनेशन में। अब आपको पता चल रहा है कि न्यूज़पेपर डिस्कशन में क्यों मैं इतनी बकवास बातें करता रहता हूँ कि ये मैपिंग देख लो, उसका मैपिंग देख लो। आज ही स्पेन की मैपिंग मैंने क्यों करवाई है भाई? पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा है। इसकी सीमा 4 देशों से, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया से लगती है। उस झील के बारे में पूछा है, ग्रेट विक्टोरियन लेक के बारे में। ये मैंने करवाया है और पिछली बार भी पीटी एग्जाम से पहले भी मैंने करवाया था, न्यूज़पेपर डिस्कशन में ही करवाया था मैंने। ठीक है, तो यानी कि वर्ल्ड मैपिंग करंट अफेयर को सही से कवर करेंगे। पिछली बार ही पूछा गया तो इस बार ही पूछा गया, लगातार ये पूछा गया, बीपीएससी में ही 2 बार से पूछा गया है। अगला देखिए, उत्पत्ति का नियम का सिद्धांत जो है करंट अफेयर से सवाल संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित है ये। ओके, अगला देखिए क्या है कि वो PLI स्कीम के बारे में पूछा गया, ये भी करंट अफेयर से सवाल है। अब चलते हैं कि इससे क्या पता चला। इससे ये पता चला कि जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्सअप होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बेहद आसान होंगे, वन लाइनर फैक्ट, जैसे 1973 केशवानंद भारती भी पूछा गया 69 बीपीएससी में। हम पैटर्न नहीं गेस कर रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि पेपर को किस हिसाब से अटेम्प्ट किया जाता है। यानी कि पूरे पेपर में करीब 30 सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ही आसान होंगे, वन लाइनर फैक्ट होंगे, सीधा सीधा आप देखकर उसको लगा देंगे। 30 से 40 सवाल जो होते हैं, 30 से 40 के सवाल जो होते हैं मीडियोकर लेवल के होते हैं। इसमें 50-60 तक भी जा सकते हैं, जो आपका आसान नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको पढ़ के जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कि पेपर में 80 के करीब में सवाल जो होते हैं ना, 80 से 85 के करीब में सवाल जो होते हैं, ये आपको मध्यम से लेकर आसान श्रेणी के ही होते हैं किसी भी पेपर में। यूपीएससी का छोड़ दीजिए, वो अलग लेवल है, उसका बात ही नहीं करना है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। यानी कि 80 से 85 सवाल जो होते हैं वो आसान से मॉडरेट लेवल के होते हैं, इजी टू मॉडरेट। उसके बाद जो सवाल होते हैं वो कठिन होते हैं। अब अगर कोई भी पेपर देने जा रहा है तो 80 से 85 सवाल करके आप नहीं आ सकते हैं, आप पहले ही फेल हो जाएंगे। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप पहले ही फेल हो जाएंगे। अगर आपने 90 के अंदर सवाल अटैम्प्ट किया है तो आप पहले ही खुद को बाहर मानिए। हाँ, अगर आप विकलांग वगैरह कैटेगरी में हैं तो वहाँ पर कटा बहुत ही कम जाता है, तब आप पास कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे आप पास। तो यानी कि आपको कुछ सवाल ऐसे कठिन होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? पढ़ाई और रिवीजन। ठीक है, अब कुछ विशेष जानकारी की तरफ में चलते हैं, उसके पश्चात हम लोग बुक लिस्ट पर आएंगे। विशेष जानकारी क्या है? वो है कि एग्जाम में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में आपका कौन कौन सा हो गया, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। वीडियो मेरा लंबा ही होता है क्योंकि पता नहीं कौन सी आदत लग गई, मैं डिटेल में बताता हूँ। देखिए, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों से सवाल पूछा जाता है। पॉलिटी में मैक्सिमम सवाल जो होते हैं वो करंट अफेयर से जोड़ के ही पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में आपका जीएस प्लस करंट दोनों होता है, लेकिन मुख्य रूप से करंट अफेयर जोड़कर जीएस पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स 100% जो होता है लगभग में वो आपका करंट अफेयर ही होता है। इकोनॉमिक्स को भी काट देते हैं, क्यों काटते हैं आगे बताता हूँ। साइंस जो होता है इसमें करंट अफेयर से पिछली बार साइंस एंड टेक से सवाल पूछा गया था और जीएस में से सवाल भी पूछा जाता है। अगर 30 सवाल आते हैं तो उसमें से 20 सवाल जो हैं वो जीएस में से ही पूछे जाते हैं, 10 सवाल आपके साइंस एंड टेक से पिछली बार का रेशियो के हिसाब से देखें तो। बिहार स्पेशल 30 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की पॉलिटी, बिहार का समाज, कल्चर, ये सब कुछ शामिल हो सकता है। लेकिन पिछली बार ये अवधारणा तोड़ी इन्होंने, बिहार स्पेशल से इन्होंने सवालों की संख्या कम कर दी। क्या इस बार भी कम रहेगा? मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मैं अगर आपसे बोलूँ कि इस बार बिहार स्पेशल कम सवाल पूछा जाए तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँगा, जो मैं कभी नहीं बोलता, मिसगाइड नहीं करता। मुझे नहीं पता कितने सवाल पूछेगा, लेकिन 30 सवाल के आसपास इसका एवरेज रहता है, रेशियो रहता है। 30 सवाल के आसपास पूछा जाता है अभी तक के हिसाब से।
अब आप पीटी में भरोसा किन किन सब्जेक्ट पर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका भरोसा करने वाला अलग हो। आप हिस्ट्री पर पूरी भरोसा करके जा सकते हैं, पॉलिटी पर कर सकते हैं, ज्योग्राफी पर कर सकते हैं, कुछ हद तक साइंस पर भी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल काफ़ी अच्छे से भरोसा करके जा सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स पर भरोसा कम कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके सवाल की कोई और छोर नहीं होता है। साइंस पर भी भरोसा कम कर सकते हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो। यानी कि आपको स्कोर कहाँ से करना पड़ेगा, 30 सवाल करीब में यहाँ से पूछा जाता है। 30 सवाल करीब में आपसे हिस्ट्री से पूछा जाता है। पॉलिटी से भी अच्छे खासे 15 से 20 सवाल के आसपास रहते हैं। ज्योग्राफीज़ में भी 15 से 20 सवाल के आसपास रहते हैं। इकोनॉमिक्स में भी 15 से 20 रहता है। और उसके अलावा साइंस में 30 सवाल रहते हैं। बिहार स्पेशल में 30 रहता है। और करंट अफेयर भी नीचे था, जिस पर आप भरोसा करके बिल्कुल जा सकते हैं। करंट अफेयर में भी 30 सवाल आसपास रहता है। इतना सारा हिस्सा आपका रहता है। इसमें 15 से 20 सवाल अगर इकोनॉमिक्स को कम मान कर चलें, वैसे कर सकते। दरअसल बात ये है इकोनॉमिक्स के साथ में कि ये जब आपको स्टेटमेंट बनाकर सवाल दिया जाता है, मुझे डर नहीं लगता। मेरे लिए इकोनॉमिक्स खेल है, मैं बहुत आसानी से इकोनॉमिक्स के सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपके हिसाब से कह रहा हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे होते, भले ही कितना भी अच्छा आपको इकोनॉमिक्स आ रहा हो, उसके हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में आप फंस जाएंगे, स्टेटमेंट वाले सवालों में फंस जाएंगे। करंट अफेयर का बहुत स्कोप होता है, इसलिए कई बार इकोनॉमिक सर्वे या बजट से कॉम्प्लेक्स सवाल डेटा पर आधारित बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप अगर ये सोच कर जा रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स के सभी सवाल वहाँ पर सही कर देंगे, तो ये कहना बिल्कुल ही निराधार होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक बार को हिस्ट्री के सभी सवाल सही कर सकते हैं, उसमें स्ट्राइक रेट को सुधार सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को अगर ढंग से आप प्रैक्टिस करके भी चले गए तो वहाँ पर आप आंसर राइटिंग उसका कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। पॉलिटी के सवाल हमेशा बोनस साबित होता है। पॉलिटी बोनस होता है आपके लिए, बहुत आसान पड़ता है एग्जाम में, कई बार आसान सवाल ही पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी भी आपके लिए कोई खास कठिन नहीं होता है अगर आप ढंग से करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को अगर आप घटना चक्र से भी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं 100%, खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया घटना चक्र से, तो भी आप इसमें स्ट्राइक रेट 90% के आसपास ज्योग्राफी में कर सकते हैं। 30 में से 25 सवाल के अगर 30 वैसे नहीं पूछा जाता है, 20 पूछा गया तो उसमें से 17 से 18 तक आप सही कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे केवल समझा देने मात्र से आपका पीटी नहीं हो जाएगा। मैं आपके लिए चीज़ें आसान कर सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ आपके लिए। साइंस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। 30 में से अगर आप 12-15 का भी सही कर लेते हैं तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी आप सब्जेक्ट पर टारगेट कीजिए। बिहार स्पेशल आपके लिए बोनस होता है, उसके आसान से सवाल पूछे जाते, उसमें गलत नहीं करना चाहिए। आप छटते तब हैं जब आप आसान सवाल को गलत कर देते हैं। कठिन तो बहुत लोगों के गलत होते हैं गुरु। पिछली बार आपसे पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने सोन नदी पर कौन सा नहर है उसके बारे में गलत करके आ गए थे। आसान से सवाल, केशवानंद भारती वाले सवाल भी गलत करके लोग आ गए थे। आसान सवाल आपको गलत नहीं करना है। कठिन सवाल में गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं, वो चल जाता है, लेकिन आसान सवाल आपको एक भी नहीं गलत करना है। यानी कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, इन पर अपनी डिपेंडेंसी ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये 3 सब्जेक्ट हो गए, ये 5 सब्जेक्ट हो गए टोटल। करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स पर भी थोड़ा बहुत भरोसा करके जा ही सकते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो इसको भी भाई छोड़ना थोड़ी ना है। अगर आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा हो तो इसको और अच्छा करके जाइएगा। साइंस बैकग्राउंड के हैं तो साइंस आपके लिए पक्का बोनस साबित होता है, और करंट अफेयर को अच्छे से कवर करेंगे तो साइंस भी आपका हो जाएगा। ये मैंने आपको एक पैटर्न बताया। एग्ज़ाम में एक होता है, स्ट्रेटजी होता है कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा हम भरोसा कर सकते हैं, किस पर कम कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? इस डिटेल के साथ मैंने बताया है। अब बुक लिस्ट पर चलते हैं, एक एक बुक को समझते चलते हैं। जैसे हिस्ट्री की बुक की अगर हम लोग बातचीत करें, थोड़ा सा देखिएगा ढंग से। हिस्ट्री की बुक की अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री की बुक में आपका एंशिएंट हिस्ट्री का हो जाएगा 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, केवल और केवल 11th की ओल्ड एनसीईआरटी। हिस्ट्री में केवल और केवल 11th की ओल्ड एनसीईआरटी ध्यान रखिएगा, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 11th की ओल्ड एनसीईआरटी प्लस एक बार पढ़ना है इसको मात्र, और प्लस घटना चक्र प्रैक्टिस करके अभी अगर चले जाते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लगाकर, तो भी आपका एंशिएंट में एक भी गलत नहीं होगा।
11th की NCERT एंशिएंट के लिए, मिडेवल के लिए भी 11th की NCERT ओल्ड वाली जो सतीश चंद्रा की आती है, और ये एंशिएंट आती है राम शरण शर्मा की। ये बुक दोनों पढ़ना है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, सबसे शानदार बुक है। इसके अलावा किसी बुक को मत पढ़िएगा पीटी एग्जामिनेशन के लिए, कम से कम पीटी के लिए किसी भी बुक को मत छूइएगा, केवल स्पेक्ट्रम को पढ़ के जाना है आपको एग्ज़ाम में, और MCQ लगाना है। MCQ कहाँ से लगाना, उस पर हम लोग आएंगे बाद में। हिस्ट्री का बुक लिस्ट क्लियर हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री दोनों का, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आप 70 BPSC देने जा रहे हैं तो अगर आपने NCERT नहीं पढ़ा है पॉलिटी का, तो अब पढ़ने मत बैठिए, कुछ खास फ़ायदा आपको नहीं होगा, बल्कि आप उसकी जगह पर लक्ष्मीकांत या रेफरेंस बुक वगैरह पढ़िए। तो हिस्ट्री का बुक लिस्ट मैंने क्लियर कर दिया है। MCQ पर आएंगे, अभी प्रैक्टिस कहाँ से करना उस पर आएंगे। पॉलिटी की बुक में एकमात्र बुक वो है M लक्ष्मीकांत की 7th एडिशन है। अगर आपके पास में 2019 के बाद का कोई सा भी एडिशन होना, ग्रीन वाली जो बुक आती है लक्ष्मीकांत की, अगर वो भी हो तो भी चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं बुक लेने की। 2019 में सबसे ज़्यादा उलटफेर हुआ था, उसके पश्चात कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ है, वहाँ से आप रख सकते हैं। उसके पश्चात उससे पहले का बुक है तो वो चेंज कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रम ये नई वाली भी चल जाएगी, इससे एक पहले का एडिशन है तो भी चल जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होगा आपको। ज्योग्राफी में एक बुक को फॉलो कीजिएगा, ज्योग्राफी क्विक बुक मैंने दृष्टि का बताया, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। कई सारे लोग महेश वर्णवाल भी पढ़ते हैं, तो वो भी अच्छी बुक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्टेड चैप्टर नहीं है, मेंस के लिए मैंने सेलेक्टेड चैप्टर बताया भी था। पीटी के लिए सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कोई चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पीटी के लिए सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ज्योग्राफी में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपका अंग्रेज़ों के यूरोपियों का आगमन से लेकर और 1960 तक, 1960 तक का बोला जाता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं। वैसे 1947 तक अच्छे से कवर कीजिए आप। यूरोपीय का आगमन से 1947 हिस्ट्री में आपका हो गया। एंशिएंट के सभी चैप्टर, मिडेवल हिस्ट्री के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। खास तौर से मिडेवल हिस्ट्री का अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो मिडेवल हिस्ट्री में आपका दिल्ली सल्तनत, मुग़ल पीरियड और बिहार स्पेशल, और उसके अलावा विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर दक्षिण दिल्ली सल्तनत, मुग़ल पीरियड, विजयनगर और बिहार स्पेशल। दिल्ली सल्तनत, मुग़ल पीरियड, विजयनगर और बिहार स्पेशल, ये मिडेवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा आपका। एंशिएंट में आपका मौर्य काल जरूर पढ़ के जाइएगा, मौर्य, हड़प्पा, गुप्त वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी चैप्टर को मत छोड़िएगा। उन्होंने हर्षवर्धन से भी सवाल पूछे और अलग अलग चैप्टर से भी सवाल पूछे हैं। ज्योग्राफी में हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक आती है। इकोनॉमिक्स की भी कई सारे लोग रमेश सिंह वगैरह पढ़ रहे हैं। रमेश सिंह बहुत लेंदी बुक है, उतना मत पढ़िए, उतना नहीं पढ़ना होता है पीटी के लिए। वो यूपीएससी की बुक है, क्योंकि यूपीएससी मेंस में काफ़ी सारे सवाल इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं डिटेल में। पीटी में भी काफ़ी डिटेल होता है वहाँ। आप यहाँ पर कोई भी एक दृष्टि इकोनॉमी ले लीजिए, या इकोनॉमिक के मैंने पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे। इसके अलावा बाकी करंट अफेयर पर इसमें रिले रहना है। पीटी के लिए सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे। बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको पढ़ाऊँगा। बाकी जो नई गवर्नमेंट बनेगी भारत सरकार की, तो उसका नया बजट आएगा, उसको पढ़कर जाएंगे तो आपके मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बाकी डेली करंट अफेयर ज़रूर देखा कीजिए, मेरा जो वीडियो आता है सुबह में, उसी से आपका मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, करंट अफेयर के लिए 2 मैगजीन में से किसी एक को कवर कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो दृष्टि की मैग पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम है तो विजन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन विजन में कई बार कुछ लोगों को गिने चुने लोगों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है, हिंदी मीडियम से और हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि क्लिष्ट हिंदी, ट्रांसलेटेड हिंदी होता है विजन IAS का। इंग्लिश में भी आती है, दोनों मैगजीन किसी को भी आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। विजन IAS के मंथली मैगजीन में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं हर महीने बता देता हूं, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर बता देता हूं। ओके, ये सभी आपका क्या हो गया, करंट अफेयर के बुक हो गए। लेकिन इसके साथ में डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है पीटी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में। सुबह में रोज़ देखा कीजिए उसको, 11 बजे के आसपास में वीडियो अपलोड करता हूँ, प्लीज़ देखा कीजिए उसको। काफ़ी डिटेल वीडियो होता है। एग्जामिनेशन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से सवाल पूछे गए हैं, फिर आपको अफसोस होगा कि क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं। करंट अफेयर डिटेल में आपको पढ़ना होता है, पीटी मेंस दोनों के लिए, इसलिए उसको ज़रूर देखा कीजिए। डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन उसके PDF में देता हूँ, पेड PDF ग्रुप में। अगर आप PDF से रिवाइज कर रहे हो, डेली वीडियो देख रहे हो, तो मंथली मैगजीन के अच्छा खासा हिस्सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग में सारे कवर हो जाते हैं।
अगर आप पीडीएफ को रिवाइज़ करके भी एग्ज़ाम में गए, पीडीएफ आधारित एमसीक्यू भी मैं लाऊंगा कुछ दिनों के पश्चात, तो अगर आप उसको अच्छे से कवर करके भी एग्ज़ाम में चले गए तो भी आपका काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अवेलेबल हो, अगर आपको अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। और मामूली सा पेमेंट है, साल भर का ले लीजिएगा आपको लेना हो तो। अब प्रैक्टिस पर आते हैं। प्रैक्टिस के लिए देखिए 3 चीज़ों को रखा हुआ है हमने। प्रैक्टिस के लिए पहला है कि यूपीएससी पीटी का एमसीक्यू लगाना है आपको, यूपीएससी पीटी का एमसीक्यू लगाना है। दूसरा है घटना चक्र प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा ही अच्छा होता है, भले ही आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं। यूपीएससी के लिए भी कई बार लोग प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि फैक्ट इतने शानदार होते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन शानदार होता है घटना चक्र का। तीसरा कौन सा हो गया आपका? तीसरा हो गया आपका एनसीईआरटी एमसीक्यू। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी एमसीक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए 3 ही बुक पर ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज़ पर आएंगे हम लोग। टेस्ट सीरीज़ जैसे एडुटेरिया वगैरह का जो टेस्ट सीरीज़ होता है वो तो मैं आपको चैनल पर ही करवाऊंगा। अपने पेड टेस्ट सीरीज़ भी मैं लाऊंगा, मैं अपने वाली भी टेस्ट सीरीज़ लाऊंगा सामान्य से प्राइस पर, और उसके वीडियो भी अलग से अवेलेबल होंगे। अनपेड भी होगा, पेड भी होगा, दोनों होगा। तो टेस्ट सीरीज एडुटेरिया वगैरह का तो मैं चैनल पर करवाऊंगा ही, मैं अपने टेस्ट भी करवाऊंगा। लेकिन टेस्ट सीरीज़ से पहले पढ़कर इन सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यूपीएससी पीटी एमसीक्यू, घटना चक्र और एनसीईआरटी एमसीक्यू, इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा है अभी समय आपके पास में। आप आराम से 100 दिन से ज़्यादा है आपके पास पीटी एग्जामिनेशन के लिए, आप आराम से कवर कर सकते हैं। और ऐसी संभावना है कि 30 सितंबर को आपका पीटी एग्ज़ाम ना हो, आगे बढ़े डेट, 1-2 सप्ताह आगे बढ़ सकता है, अक्टूबर मिड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिस के लिए जो मैंने बताया है, टेस्ट पर हम लोग बाद में आएंगे। टेस्ट मैं भी करवाऊंगा आपको चैनल पर, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता हो, अगर आप 150 सवाल नहीं पढ़ पाते हैं और अगर आप पैनिक करते हैं, तो आपके लिए सही रहेगा कि ऑफलाइन में कहीं पर जाकर टेस्ट दें, घर में बैठे बैठे टेस्ट न दें। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। कई बार इससे मेरा नुकसान हो जाएगा क्योंकि मेरा टेस्ट आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको डर लगता हो, आप पैनिक करते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में 150 सवाल नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कृपया करके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ कहीं पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्य फन्ने खां कहीं पर भी, बस आपको बैठना है, एग्जामिनेशन हॉल का फील लेना है, 150 सवाल पढ़ के आना है। इस मोटिव से ज्वाइन कीजिएगा, अंक मत देखिएगा अपने। मैंने क्या बताया, जिनको डर लग रहा है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आपको डर नहीं लगता एग्ज़ाम से, आप 150 सवाल आसानी से पढ़ लेते, उतने होशियार हैं, तो फिर घर पर बैठ कर टेस्ट लगाइए। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। 200-300 रुपये का टेस्ट खरीद लाओ, बैठ के रूम में लगाओ आराम से, सुबह में 12 से 2 बजे तक। ओके। प्रैक्टिस करने के लिए तीसरा बुक आपका हो गया घटना चक्र, और एनसीईआरटी एमसीक्यू ले सकते हैं, दृष्टि का या किसी का भी। यूपीएससी पीटी एमसीक्यू भी ले सकते हैं, दिशा का, दृष्टि का, किसी का भी ले लीजिए। दोनों में यही दोनों लीजिएगा, दृष्टि या दिशा, इन दोनों में से ले सकते हैं यूपीएससी पीटी का। और घटना चक्र तो पता ही है आपको, बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और एनसीईआरटी एमसीक्यू भी ले सकते हैं किसी का भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दृष्टि की अच्छी बुक है एनसीईआरटी एमसीक्यू। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए बता दिया आपको, बुक लिस्ट भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, क्वेश्चन के पैटर्न बता दिए, एग्जामिनेशन में पीटी की स्ट्रेटजी बता दी, किन किन सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा भरोसा करके जा सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, ये आपकी जान बचा लेगा एग्जाम में। इकोनॉमिक्स पर थोड़ा सा कम भरोसा कर सकते हैं, साइंस पर थोड़ा सा कम भरोसा करके जा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और साइंस के क्वेश्चन बड़े ही रैंडम होते हैं। साइंस में भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बड़े ही रैंडम होते हैं। कहाँ से क्या पूछ लिया जाएगा, डेटा आधारित होगा, क्या पूछा जाएगा, उसका कोई ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पीटी का पूरा गाइडेंस रहा। सिलेबस सहित क्वेश्चन भी मैंने दिखा दिया है, सिलेबस बता दिया है, कैसे करना है, कितने सवाल अटैम्प्ट करना है, हर चीज़ के बारे में बता दिया है। 71 बीपीएससी के अगर आपको जुड़ना हो आंसर राइटिंग में तो ज़रूर बताइएगा। आज वो लोग बहुत खुश हो रहे होंगे ना जिन्होंने सितंबर से आंसर राइटिंग की है, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट में हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग उनका तैयार है। जितने टॉपिक मैंने दिए हैं, जितने आंसर राइटिंग करवाएं, उसी को रिवाइज कर लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री तैयार है उनका। पॉलिटी पूछ ही नहीं सकता है भाई, जितने मैंने करवाए हैं आंसर राइटिंग में उतना रिवाइज कर लिया तो पॉलिटी तैयार, उसके बाहर देखना ही नहीं है। ज्योग्राफी में इतने टॉपिक करवाए हैं, वो अगर सही से कवर कर लिया तो तैयार, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़रूर प्रैक्टिस करना है अलग से। इकोनॉमिक्स में जितने मैंने टॉपिक करवाए हैं, स्टैटिक अगर पूछा जाएगा तो उसी से पूछा जाएगा, उसके बाहर का स्टैटिक नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर ज़रूर हम लोग अलग से करेंगे। आंसर राइटिंग का यही बेनिफिट होता है, जो आप रेगुलर लिख लिख कर पढ़ते हैं तो आपका दोनों काम होता है।
कई सारे ऐसे लोग मिले होंगे आपको जो बोलते हैं कि पीटी की तैयारी कर लो, मेंस की तैयारी करके क्या करोगे अगर पीटी ही नहीं निकला तो। उनको नहीं पता होता है कि पीटी मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। निरा मूर्ख लोगों से बचा कीजिए, दोनों की तैयारी एक साथ ही होती है। पीटी मेंस की तैयारी एक साथ होती है, प्रैक्टिस पीटी की अलग होती है, उसी प्रकार से मेंस की भी प्रैक्टिस अलग होती है। प्रैक्टिस अलग होती है, तैयारी एक ही होती है। ठीक है, तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो ये वाला तो ऑफिशियल टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देखिए सबका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको मैं ऐड भी कर दूंगा पेड ग्रुप में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अपने जो आपके बहुमूल्य कमेंट हैं उसको ज़रूर कृपा करें करने की, जो भी हो आपको अच्छा लगे। किसी और विषय पर कोई वीडियो बनवाना हो तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।